तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैसेंडरी, जिसको हम लोग जेसीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। एक्चुअली ये एक ही चीज़ का नाम है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैसेंडरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, है ना। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। अब जब अगर ओपीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, आपका एक चैप्टर ही है जेसीएम। और अगर जीके जीके की सभी प्रिपरेशन करते हैं, सभी तो सबका कॉमन है, तो जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है जेसीएम? थोड़ा बहुत तो हम लोग सब जानते हैं, है ना। जेसीएम के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि जेसीएम वर्क्स कमेटी, इन सब के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो एक्चुअल में क्या है जेसीएम के, इसका कुछ हिस्ट्री है, कुछ इतिहास है। जेसीएम आज नहीं बना है ना, बहुत पुराना इतिहास है। एक्चुअली क्या है, सिविल सर्विस। सिविल सर्विस आज नहीं, जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो उस समय भी सिविल सर्विस था। उन्होंने, अंग्रेजों ने ही सिविल सर्विस स्टार्ट किया था। तो इस जेसीएम का या सिविल सर्विस का समझिए तो एक मेन मोटो है, एक एक उद्देश्य है कि सिविल सर्विस के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉई होते हैं, या तो एम्प्लॉई या तो ऑफिसर जो भी होते हैं, उन्हें आप ह्यूमन बीइंग समझिए। उन्हें आप क्या समझिए? ह्यूमन बीइंग। मतलब जब काम कर रहे होते हैं तो उसे मानव समझिए। काम तो जानवर भी करता है, काम तो जानवर भी करता है। तो आप काम करने वाले को जानवर मत समझिए, ह्यूमन बीइंग समझिए। अगर ह्यूमन बीइंग है तब तो उसको कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ सुविधाएं मिलेंगी, है ना। अगर ह्यूमन बीइंग है तो कुछ अधिकार और सुविधाएं मिलेंगे, और अगर जानवर है तो नॉर्मली हम लोग जानवर को उतनी सुविधाएं और अधिकार नहीं देते हैं, है ना। तो मेन फंडा है कि जो काम करने वाले, सिविल सर्विस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय ऑफिसर जो भी हैं, आप उसे ह्यूमन बीइंग समझिए। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उसके नीचे जो काम करने वाले होते थे उनकी उतनी इज्जत नहीं थी, ना ही उन्हें कुछ अधिकार थे, है ना। वो बिना प्रश्न किए सिर्फ काम किए जाते थे, बिना प्रश्न किए सिर्फ काम किए जाते थे। और एक्चुअल में उनका क्या था, है ना, अनक्वेश्चनेबल था। उनकी जो सर्विस कंडीशन थी, क्या थी? अनक्वेश्चनेबल, है ना। प्रश्न नहीं कर सकते हैं आप, अनक्वेश्चनेबल था। मैनेज कर रहा हूँ। तो उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उसके नीचे जो काम किया करते थे, है ना, अंग्रेज भी आए, उनके समय भी जो काम थे, है ना, और जो एम्प्लॉई थे, जो ऑफिसर थे, उनकी जो लॉयल्टी थी, है ना, वो अनक्वेश्चनेबल थी, है ना। वो प्रश्न नहीं कर सकते थे, प्रश्न नहीं कर सकते थे, सिर्फ वफादार बने रहते थे, है ना। सिर्फ वफादार रहते थे, प्रश्न नहीं कर सकते थे। लेकिन समय बदला, जमाना बदला, धीरे धीरे अधिकारों की मांग होने लगी, धीरे धीरे अधिकारों की मांग होने लगी। और सबसे पहला बदलाव जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही हुआ। सबसे पहला बदलाव ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही हुआ 1919 में। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में बदलाव हुआ। और सिविल सर्विस में 1919 में सिविल सर्विस में, ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सिविल सर्विस चलता था उनके देश के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ उनके देश के लिए अभी हुआ था ये 1919 में। कुछ अधिकारों के लिए, कुछ अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, है ना, कुछ अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, और सिविल सर्विस स्टाफ रिलेशन को, सिविल सर्विस स्टाफ रिलेशन, स्टाफ रिलेशन मतलब एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, इसके बीच के रिलेशन को, इनके बीच के रिलेशन को अच्छा करने के लिए, है ना, एक एक्ट लाया गया वहां, एक्ट लाया गया, जिसको वहां पर वाइटलिज्म, है ना, जिसको वाइटलिज्म कहा जाने लगा। वहां पर एक्ट लाया गया 1919 में, जिसको वाइटलिज्म कहा गया। और इस वाइटलिज्म के अंदर जो ना, इस वाइटलिज्म के अंदर में उनके जो सिविल सर्वेंट थे उनको अधिकार दिए गए, कि जो सिविल सर्वेंट थे उन्हें कुछ अधिकार दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए।
और ये जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, इनको सुधारने का काम किया जाने लगा, उनको सुधारने का काम किया जाने लगा कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में दोनों एक कम्युनिकेशन हो, है ना, अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, और इनकी परेशानियों को, उनको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉयर समझे और उनका हक दे, है ना। तो पहला चीज लाया गया एक वहां पर वाइटलिज्म, है ना, एक सिस्टम बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, वाइटलिज्म एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है। तो एक्चुअल में वहां पर वाइटलिज्म काउंसिल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? वाइटलिज्म काउंसिल बनाया गया था। वाइटलिज्म काउंसिल बनाया गया था, और ये जो काउंसिल थे एक्चुअल में 3 लेवल थे, है ना, 3 टायर काउंसिल था, ये था 3 टायर काउंसिल। 3 टायर काउंसिल था, 3 स्तर के ये काउंसिल थे। जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में बना तो 3 स्तर के बने। तो फर्स्ट इसका लेवल था नेशनल वाइटली काउंसिल। फर्स्ट फर्स्ट जो लेवल था वो था नेशनल वाइटली काउंसिल। ये नेशनल लेवल पर था, ये क्या था? नेशनल लेवल पे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे था। और ये क्या देखता था? ये मामला देखता था, यानी एम्प्लॉय के मामले को देखता था, वो सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ये क्या देखता था? सर्विस कंडीशन, सारे एम्प्लॉय के सर्विस कंडीशन को देखता था। कौन सा? ये काउंसिल। इस काउंसिल का काम था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एमिकेबल रिलेशनशिप बनाना, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, जिसमें वो एम्प्लॉय के सर्विस कंडीशन को, है ना, एम्प्लॉय के सर्विस कंडीशन को उस पे रिलेट बातचीत करता था, उस पे बातचीत करता था, है ना, उस मुद्दे पर बातचीत करता था। सेकंड बनाया गया डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल वाइटली काउंसिल। दूसरा बनाया गया डिपार्टमेंटल वाइटली काउंसिल, ठीक है, डिपार्टमेंटल वाइटली काउंसिल। और ये जो था एक्चुअल में ये स्टेट लेवल पर था। डिपार्टमेंटल वाइटली काउंसिल क्या था? सॉरी, स्टेट नहीं, मैं कह सकता हूँ डिपार्टमेंट लेवल पे था। क्या था? डिपार्टमेंट लेवल पे था। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फाइनेंस है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट लेवल पे था, डिपार्टमेंट वाइटली काउंसिल, ठीक है। ये क्या देखता था? स्टाफ मैटर देखता था। विद इन देयर डिपार्टमेंट। ये क्या देखता था? स्टाफ मैटर विद इन देयर डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट में। जैसे फाइनेंस समझ लीजिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वो उनके स्टाफ के मैटर को देखता था, उनके मैटर को देखता था। नेशनल लॉयल्टी काउंसिल क्या देखता था? सर्विस कंडीशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय, जितने भी डिपार्टमेंट है ना, सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के सर्विस कंडीशन को वो डिस्कस करता था। वहां पर क्या होते थे? वहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के क्या होते थे? रिप्रेजेंटेटिव होते थे, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। सेकंड बनाया उन्होंने डिपार्टमेंटल वाइटली काउंसिल। यहाँ पर किसी एक डिपार्टमेंट, जैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लीजिए तो एक, फाइनेंस मिनिस्ट्री लीजिए तो उसके उसके अंदर में उसके स्टाफ का मैटर देखते थे, उसके मैटर। यहाँ भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। तीसरा उन्होंने लेवल बनाया
लोकल वाइटली काउंसिल, ठीक है। वो क्या उसके बाद बनाया थर्ड लोकल वाइटली काउंसिल, और जो लोकल वाइटली काउंसिल था ये लोकल वर्किंग कंडीशन को देखता था, लोकल वर्किंग कंडीशन के मैटर पे बात करता था। और डे टू डे प्रॉब्लम जो होता है, जो डे टू डे प्रॉब्लम होता है ना, ये जो लोकल वाइटली काउंसिल था एक्चुअल में ये जो था रीजन वाइज था, रीजन वाइज। जैसे समझ लीजिए कि एक स्टेट है, स्टेट वाइज इस तरह का बनाया गया था लोकल वाइटली काउंसिल को। एक स्टेट में जितने भी डिपार्टमेंट एक स्टेट में जो डिपार्टमेंट है ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके मैटर को देखिए, लोकल वर्किंग कंडीशन वहाँ का पता चलता था। हो सकता है कि वहाँ के वेदर के अनुसार वर्किंग कंडीशन कैसा है ना, वेदर वेदर के अनुसार कैसा है। वह अगर वेदर बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है, तो एम्प्लॉय को भी चाहिए कि या तो आप एसी दें या तो हीटर दें, है ना, इस टाइप की ये लोकल वर्किंग कंडीशन हो गया। और डे टू डे प्रॉब्लम उनको हो रहा है, वेलफेयर का हो रहा है, सैनिटेशन का हो रहा है, कि जितने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं डे डे टू प्रॉब्लम में, है ना, साफ सफाई इन सब की ये प्रॉब्लम ये देखते था लोकल वाइटली काउंसिल। तो इन इतना को बताने का मेरा मेन मोटिव था कि तीन थ्री टायर थे, ये जो वाइटली काउंसिल बना था वो थ्री टायर का था। एक्चुअल में जेसीएम का जन्म यहीं से हुआ, है ना, यही है जेसीएम का जन्मदाता, वाइटली काउंसिल। ठीक है, वाइटली काउंसिल ही जेसीएम का जन्मदाता है। तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगा। जब ब्रिटिश में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, तो लोग मानने लगे कि ब्रिटिश इंडिया में भी हुआ जाए। उनके बहुत सारे कॉलोनी थे, है ना, जानते हैं बहुत सारे कॉलोनीज थे ब्रिटिश के, उसमें से इंडिया भी एक कॉलोनी था, उसका उपनिवेश था। तो इंडिया में भी मांग होने लगा, क्योंकि यहाँ भी सिविल सर्विस था, ब्रिटिश सिविल सर्विस यहाँ भी था, तो यहाँ भी मांग होने लगा कि इस वाइटली काउंसिल को यहाँ भी लागू किया जाए। लेकिन अंग्रेज तो मानने वाले थे नहीं, क्योंकि इनमें अधिकारों की बात थी, है ना, और अधिकार तो कभी वो देना नहीं चाहते थे। तो बहुत सारे डिमांड हुए, है ना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने डिमांड को थोड़ा थोड़ा मानना शुरू किया, उस डिमांड को उन्होंने थोड़ा थोड़ा मानना शुरू किया, है ना, थोड़ा थोड़ा मानना शुरू किया। और आया बात रेलवे की, तो उन्होंने सबसे पहला जो डिमांड मांगा, डिमांड को एक्सेप्ट किया, वो 1931 में एक्सेप्ट किया रेलवे के लिए, फॉर रेलवे ना, इंडियन रेलवे के लिए सिर्फ उन्होंने डिमांड को माना, है ना। और इसमें एक बनाया ज्वाइंट ज्वाइंट स्टैंडिंग मशीनरी, जेएसएम। क्या बनाया उन्होंने, जेएसएम बनाया, ज्वाइंट स्टैंडिंग मशीनरी। एक कमिटी का गठन किया, ज्वाइंट स्टैंडिंग मशीनरी, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते थे, और रेलवे की स्टाफ के मामलों को देखा करते थे। वो लोग बातचीत करते थे उनके मामलों को, सिर्फ रेलवे के, क्योंकि रेलवे बड़ा इंपॉर्टेंट था उस समय, है ना, ब्रिटिश के लिए रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बिना उसके तो उनका जो व्यापार है, बिजनेस है, पॉसिबल ही नहीं था। तो रेलवे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना। तो और डिमांड बढ़ते गया, और डिमांड बढ़ते गया, तो 1931 में रेलवे, उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें 1946 में फिर से कंसीडर किया उनकी डिमांड को। बहुत सारे डिमांड चलते रहे, है ना, एजिटेशन भी, विरोध प्रदर्शन भी बहुत सारे होते थे इनके लिए। तो 1946 में उन्होंने जब फर्स्ट पे कमीशन बना, फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन, सीपीसी, है ना, सीपीसी कहते हैं ना, सेंट्रल पे कमीशन। जब फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन 1946 में बना, तो उन्होंने इन डिमांड को इनमें माना, इनमें इस पे कमीशन ने डिमांड को माना। और 1947 में, और 1947 में एक बनाया ज्वाइंट काउंसिल फॉर एम्प्लॉय।
ठीक है। क्या उन्होंने बनाया? ज्वाइंट काउंसिल फॉर एम्प्लॉय ना, ज्वाइंट काउंसिल फॉर एम्प्लॉय। 1947 में उन्होंने डिमांड को माना और ज्वाइंट काउंसिल फॉर एम्प्लॉय बनाया। उन्होंने एक्चुअल में व्हाइटली काउंसिल को लागू किया, लेकिन कंप्लीटली लागू नहीं किया। उन्होंने कंप्लीटली इसलिए लागू नहीं किया, उनके कुछ कुछ थोड़े थोड़े एक्सट्रैक्ट को उन्होंने इस 1947 में ज्वाइंट काउंसिल फॉर एम्प्लॉय में रखा, है ना, लेकिन कंप्लीटली लागू नहीं किया, है ना। डिमांड चलते रहा एज यूजुअल, भारत आज़ाद हुआ, है ना, उसके बाद भी डिमांड लगातार चलते रहा। तो सरकार ने भी इसे कंसीडर किया, लेकिन कंसीडर करने में बहुत समय लगे। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कंसीडर हो गया, बहुत एजिटेशन हुआ, बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ इनके लागू करवाने के लिए। फाइनली 1952 में 1952 में सरकार ने इसे माना, और है ना, और उन्होंने कहा कि व्हाइटली काउंसिल या व्हाइटली स्कीम जो थे उनको कंप्लीटली लागू किया जाएगा भारत में, उसको पूरा भारत में लागू किया जाएगा, है ना। और उन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया, जितने भी मिनिस्ट्री हैं, है ना, जितने भी मिनिस्ट्री हैं, सभी मिनिस्ट्री को बोला कि आप अपने अपने मिनिस्ट्री के अंदर में, है ना, अपने अपने मिनिस्ट्री के अंदर में स्टाफ कमेटी बनाइए। क्या बनाइए? स्टाफ कमेटी। क्या बोला उन्होंने? कि आप जितने भी मिनिस्ट्री वाइज हैं, जैसे जो अलग अलग जितने भी मिनिस्ट्री हैं, सभी मिनिस्ट्री के अंदर में आप एक बनाइए स्टाफ कमेटी। क्या बनाइए? एक स्टाफ कमेटी जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, है ना, स्टाफ कमेटी बनाइए। और 1957 में ये धीरे धीरे बदलाव होते रहा उसमें, और 1957 में इसे ही स्टाफ काउंसिल का नाम दिया गया। यही स्टाफ कमेटी जो है ना, 1957 में स्टाफ काउंसिल बन गया। क्या बन गया? स्टाफ काउंसिल बन गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक्चुअल में ये जो लागू हुआ था सिर्फ नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय के लिए। किसके लागू हुआ था? नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय के लिए लागू हुआ था, सिर्फ नॉन इंडस्ट्रियल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन इंडस्ट्रियल किसके लिए था? ये नॉन इंडस्ट्रियल के लिए था। नॉन इंडस्ट्रियल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। और उन्होंने क्या कहा कि रेलवे, पीएनटी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, इनको क्या ना, इनसे बाहर रखा, ये स्टाफ काउंसिल से बाहर रखा। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये क्या है? इंडस्ट्री है। क्या है? ये इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री के लिए हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आईडीए एक्ट 1947 लागू होता है। आईडीए एक्ट 1947, इसलिए इनके लिए बनाने से उन्होंने मना कर दिया। और किस लिए बनाया? सिर्फ नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ के लिए बनाया। हर एक मिनिस्ट्री के लेवल पे, मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्री के लेवल पे स्टाफ कौन पहले कमेटी बना 1952 में, और उसी को 57 में स्टाफ काउंसिल का नाम दिया गया, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे मांगे और बढ़ने लगी कि आप इसमें इंडस्ट्री भी शामिल कीजिए, है ना। धीरे धीरे मांगे इसमें बढ़ने लगी कि आप धीरे धीरे इंडस्ट्री भी बनाइए। तो सरकार ने इसे भी माना धीरे धीरे, है ना। सरकार ने इसे भी माना कि ठीक है, इंडस्ट्री में भी बनाते हैं, है ना, इंडस्ट्री में भी बनाते हैं। और उन्होंने फिर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई, है ना। जैसे रेलवे के लिए 1952 में ही एक चीज़ बनाया। रेलवे के लिए उन्होंने बनाया पीएनएम, ठीक है। परमानेंट निगोशिएशन मशीनरी, 1952 में रेलवे के लिए उन्होंने बनाया पीएनएम, परमानेंट निगोशिएशन मशीनरी। क्योंकि ये चूंकि इंडस्ट्री था, इसको मना कर दिया गया था, लेकिन मांग हुई तो फिर से इंडस्ट्री के लिए एक अलग से बनाया रेलवे के लिए पीएनएम, परमानेंट निगोशिएशन मशीनरी। उसी प्रकार से फिर से 1954 में,
है ना। 1954 में डिफेंस के लिए भी बना, 1954 में डिफेंस के लिए भी बना, और इसे नाम दिया गया ज्वाइंट निगोशिएशन मैसनरी, ज्वाइंट निगोशिएशन मैसनरी, जेएनएम। ठीक है, इनको नाम दिया गया ज्वाइंट निगोशिएशन मैसनरी। कब? 1954 में डिफेंस के लिए एक अलग से काउंसिल बनाया, ज्वाइंट निगोशिएशन मैसनरी, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मतलब क्या हो रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, एम्प्लॉई मतलब यहाँ गवर्नमेंट हो रहा है, सॉरी, एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट हो रहा है, और एम्प्लॉई का मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का मतलब हो रहा है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का मतलब हो रहा है। तो डिफेंस ज्वाइंट काउंसिल बनाया 1954 में, याद रखिएगा इसे ना, 1954 में बनाया इसको। लेकिन ऐसा नहीं है, मांग और चलते रहा कि इनको और अच्छे से बनाया जाए। क्यों अच्छे से बनाया जाए? इसका एक डिमेरिट था, डिमेरिट था कि ये वन टायर था। ठीक है, सिर्फ वन टायर था, सिर्फ मिनिस्ट्री लेवल पर था ये, सिर्फ क्या था, मिनिस्ट्री लेवल पे था और कहीं नहीं था ये कंसल्टेटिव मैसनरी ही सिर्फ मिनिस्ट्री लेवल पे था। मिनिस्ट्री लेवल पे बातें होती थी, जब मिनिस्ट्री लेवल पे बातें होती थी तो जनरल कंडीशन को छोड़ दिया जाता था और मेन मेन कंडीशन को सिर्फ के लिए बातें होती थी। तो मांग होने लगा कि जो व्हाइटली काउंसिल है, जिसमें 3 टायर था व्हाइटली काउंसिल, सोचिए कि अंग्रेजों ने कितने पहले इन बात को सोचा था, है ना। 3 टायर बनाया था 1919 में उन्होंने, और हम लोग कब बनाए जेसीएम, है ना, कितने सालों बाद बनाए, दशकों बाद बनाए, तो कितना सोच हमसे आगे रखा करते थे, है ना। 1919 में उन्होंने व्हाइटली काउंसिल बनाया, तो अभी तक हमारे यहाँ लागू नहीं, 1954 तक भी लागू नहीं हुआ। 1954 में बनाया ज्वाइंट निगोशिएशन मैसनरी, लेकिन ये वन टायर था, वन टायर सिर्फ मिनिस्ट्री लेवल पे था। ठीक है, सिर्फ मिनिस्ट्री लेवल पे था। इसी के कारण जानते हैं 1960 में, 1960 में एक बड़ा स्ट्राइक हुआ, नेशनल स्ट्राइक हुआ ना, एक बड़ा स्ट्राइक हुआ, नेशनल स्ट्राइक किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, है ना। एक्चुअली में 11 से 16 जुलाई तक किया गया था। ठीक है, 11 से 16 जुलाई तक 1960 में एक स्ट्राइक हुआ, बड़ा स्ट्राइक हुआ। जब ये स्ट्राइक हुआ तो बहुत सारी मांगे थी, बहुत सारी डिमांड थे। उन डिमांड में से एक डिमांड था जेसीएम, एक डिमांड था उनका जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैसनरी का फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन है ना, जेसीएम का फॉर्मेशन। सरकार ने क्या किया? सरकार ने मान लिया, इस बात को सरकार ने मांगा। उस समय की सरकारें ऐसी नहीं हुआ करते थे, वो मांगती थी, माने आपकी जो मांग है, आपका जो डिमांड है, उनको मांगा भी करती थी, वो एक्सेप्ट भी किया करते थे। ठीक है, तो उनको एक्सेप्ट किया उन्होंने, उन्होंने एक्सेप्ट किया, है ना। और एक्सेप्ट करने के बाद ठीक है, मैं इसे लागू कराऊंगा, लेकिन उसमें बहुत सारे चलते रहे मुद्दे, कभी इस चीज को शामिल किया जाए, कभी उस चीज को शामिल किया जाए, बहुत सारे, है ना, डिमांड आते रहे। और फाइनली जो है 28 अक्टूबर 1966 को, 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1966 को वो दिन आया जब फाइनली जेसीएम का फॉर्मेशन किया गया, फाइनली जेसीएम का ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैसनरी, जेसीएम का फॉर्मेशन किया गया 28 अक्टूबर 1966। इस डेट को याद रखिएगा, इंडिया में लागू किया गया 1966 को। 1919 में अंग्रेजों ने लागू किया अपने देश में, भारत में लागू होते होते ना कितने डिकेड निकल गए, है ना, लगभग 60 हो गए हैं, तो 4-5 डिकेड निकल गए, बताइए, इसे लागू करने में हमारे यहाँ 4 डिकेड, जेसीएम को लागू करने में। 1966 में फाइनली ये लागू हुआ, और ये जो बना 3 टायर बना। अब क्या बना ये? 3 टायर बना। व्हाइटली काउंसिल की तरह ही इसे 3 टायर में बनाया गया। ठीक है, 3 टायर में बनाया गया। लेकिन जब उसमें बनाया तो जेसीएम ही नहीं बनाया, क्या बनाया गया? थोड़ा और आगे बढ़ के बनाया गया, जेसीएम एंड, है ना,
JCM एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैसनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, ये पूरे एक्ट का नाम था। क्या था? JCM एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, है ना। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन का मतलब है कि जो JCM में बात नहीं बना, जिस पर फैसला नहीं हुआ, वो चाहे तो इस आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता इसको कहते हैं हिंदी में ना, इसमें जा सकता है, इस मामले को यहाँ पर लाया जा सकता है, ठीक, मामले को वहां पर भी लाया जा सकता है। तो ये 3 टायर बना, ठीक है, 3 टायर बना, और आप कह सकते हैं कि व्हाइटली कमीशन को कंप्लीटली लागू कर दिया गया। व्हाइटली कमीशन को, काउंसिल को, है ना, कंप्लीटली लागू कर दिया 1966 में, है ना। तो हम देखते हैं थोड़ा सा पर्पस, क्या पर्पस था इस JCM, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, इनको बनाने का पर्पस क्या था, है ना। तो इनका पर्पस था प्रमोट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक हार्मोनियस, है ना, एक मधुर संबंध बनाना, एक रिलेशनशिप बनाना, एक मधुर संबंध बनाना, ठीक है, इनका पहला जो उद्देश्य था, ठीक है। दूसरा इनका पर्पस था कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, है ना। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में क्या बनाना? कॉपरेशन बनाना, सहभागिता बनाना, सहभागिता बनाना, ठीक है। लेकिन किस मैटर पर? किस मैटर पर? विद इन देयर कॉमन कंसर्न, उन दोनों के कॉमन कंसर्न, कॉमन मामले पर, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के मामले बनते हों, ना, जैसे सेफ्टी, सेफ्टी दोनों का मामला आता है ना। अगर सेफ्टी नहीं रखा जाएगा तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को भी घाटा है, हो सकता है प्रोडक्शन बंद हो जाए, कुछ बंद हो जाए तो उनको भी महंगा है ना। तो दोनों के लिए, अच्छा, ये जो JCM लागू किया गया, तो सभी के लिए, इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल दोनों के लिए लागू किया गया, ठीक है, ये बदलाव नहीं हुआ यहाँ पर, इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल दोनों के लिए लागू किया गया। तो इसका सेकेंड उद्देश्य है कि कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विद इन देयर कॉमन कंसर्न, दोनों के समान मुद्दे पर बात करना, ठीक है। इंक्रीज द एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस में, पब्लिक सर्विस में, हाँ, इफिशियंसी को लाना, पब्लिक सर्विस में, लोक सेवा में, लोक सेवा, पब्लिक सर्विस मतलब लोक सेवा, लोक सेवा में इफिशियंसी को लाना, इफिशियंसी को बढ़ाना। मतलब कि जब आप एम्प्लॉई को कंसर्न को आप समझिएगा, उन्हें सुविधाएं दीजिएगा, है ना, उनके जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड है, उनको जब आप पूरा कीजिएगा, तो वो भी मन लगाकर काम करेगा। जब वो काम करेगा तो क्या बढ़ेगी? पब्लिक सर्विस की क्या होगी? इफिशियंसी बढ़ेगी। लोक सेवा की क्या होगी? इफिशियंसी बढ़ेगी, है ना, इफिशियंसी बढ़ेगी। तो इनका तीसरा उद्देश्य था कि इफिशियंसी को बढ़ाना, इनका तीसरा उद्देश्य था इफिशियंसी को बढ़ाना, ठीक है। और चौथा जो है, इट इज नॉट स्टेचुटरी स्कीम, है ना, ये जो है कोई वैधानिक स्कीम नहीं था, मतलब वैधानिक मान्यता नहीं मिली हुई थी इनको, ना, कोई वैधानिक मान्यता
नहीं मिली हुई थी। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में पास करा के इसको कानून बनाया गया, ऐसा नहीं था, है ना? इसको ऐसा नहीं था। ये सिर्फ क्या था? म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये क्या था? सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट बेस पर था। ये जो जेसीएम बना, ये सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट पर बना, म्यूचुअल एग्रीमेंट पर बना। ठीक है, तो अब ये पर्पस जान गए। अब देखते हैं कहाँ लागू होता है, किस पर लागू होता है ना? ये जेसीएम जो है किस पर लागू होगा? किन किन सर्विस पर ये लागू होगा और किन सर्विस पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड लिखिएगा। ठीक है, सेकंड डाल के लिखिएगा, है ना? अप्लीकेबिलिटी, कहाँ लागू होगा? ये कहाँ लागू होगा? ये कहाँ लागू होगा, है ना? तो ये स्कीम सभी रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर लागू होगा। जितने भी रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर लागू होगा। जैसे हम लोग हैं, सभी क्या हैं? रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो हम लोगों पर ये लागू होगा। लेकिन एक्सेप्ट फॉलोइंग, लेकिन इनको छोड़, पहला है ग्रुप ए। ग्रुप ए सर्विस को छोड़कर ग्रुप ए पर लागू नहीं होता। ये जेसीएम जो है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैसनरी स्कीम जो है, ग्रुप ए पर लागू नहीं होता है। सेकंड है ग्रुप बी। ये ग्रुप बी पर भी लागू नहीं होता है ना? ग्रुप बी पर भी लागू नहीं होता है ये। थर्ड है ऐसे पर्सन जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं वो मैनेजरियल कैपेसिटी से, मैनेजरियल कैपेसिटी से, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। मैनेजरियल कैपेसिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, अगर इन दोनों कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, मतलब इसका हो रहा है कि अगर उनका स्टेटस मैनेजरियल है या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक स्टेटस है उनका, जो पोस्ट है उनका, तो वो इन चीजों से, जेसीएम से बाहर है, उन पर जेसीएम लागू नहीं होता है। थर्ड है कि सुपरवाइजरी कैटेगरी पर लागू होता नहीं लागू होगा, है ना? सुपरवाइजरी कैटेगरी पर यह लागू नहीं होगा। सुपरवाइजरी कैटेगरी पर लागू नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्ट बियॉन्ड ग्रेड पे जीपी 4200, 4200 के बाद 4200 तक जो सुपरवाइजरी कैटेगरी है उस पे जेसीएम लागू होगा। लेकिन 4200 के बाद ग्रेड पे, मतलब 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे पर लागू नहीं होगा। हमारे यहाँ जो जेडब्ल्यूएम होते हैं वो 46 ग्रेड पे पर होते हैं, 4600 पे, और जो चार्जमैन होते हैं वो 4200 ग्रेड पर लागू होते हैं। और मतलब चार्जमैन तक जेसीएम जेसीएम स्कीम में आते हैं। ठीक है, 4200 से ऊपर सुपरवाइजरी कैटेगरी तो है, लागू नहीं होगा, लेकिन 4200 के ऊपर, है ना, जिसका ग्रेड पे 4200 के ऊपर है ना? उसके बाद ये एम्प्लॉय ऑफ यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉय पर, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होता है, यूनियन टेरिटरीज पे लागू नहीं होता है। और
पुलिस पर्सनल पर भी लागू नहीं होता, लेकिन कौन सा पुलिस? सेंट्रल पुलिस, सेंट्रल पुलिस उस पर भी लागू नहीं होता। जैसे आप दिल्ली की पुलिस समझ लीजिए, जो दिल्ली की सेंट्रल के अंदर पुलिस आती है ना, तो उस पर भी ये लागू नहीं होता है। तो जेसीएम लागू होगा रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर, लेकिन एक्सेप्ट इन को छोड़कर, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ अगर अपने फैक्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर देखिए, तो ग्रुप बी में कौन आते हैं? चार्जमैन आते हैं, 4200 ग्रेड पे है, वो उन पे लागू होगा, लेकिन ग्रुप बी में ही 4600 ग्रेड पे भी आते हैं, जेडब्ल्यूएम, है ना, उन पर लागू नहीं होगा ये, ठीक है, उन पर लागू ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि एप्लीकेबिलिटी किस पर लागू होगा, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर बनाया है इसका। व्हाइटली काउंसिल में 3 टायर स्ट्रक्चर था, व्हाइटली काउंसिल में 3 टायर स्ट्रक्चर था, ठीक है। वहां यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, कैसा बनाया गया स्ट्रक्चर, देखते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो पहला तो स्ट्रक्चर जो था इसका 3 टायर स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर क्या है, ये 3 टायर है, 3 टायर स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्सेप्ट अपवाद में कौन है? एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपवाद में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 4 टायर बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 4 टायर बनाया गया। बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सबके लिए 3 टायर बना, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए क्या बनाया? 4 टायर बनाया। ये स्पेशल मामला है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 4 टायर बनाया गया और सारे के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है, 3 टायर स्पेशल दिया गया इनको। तो अब एक एक करके देखते हैं टायर 1 को, क्या इन्होंने बनाया? टायर 1 क्या बनाया उन्होंने? टायर 1, ठीक है। टायर 1 को हम लोग नेशनल काउंसिल कहते हैं, ठीक है। टायर 1 को क्या कहते हैं? नेशनल काउंसिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनसी कहते हैं, नेशनल काउंसिल शॉर्ट फॉर्म में एनसी कहते हैं। यहाँ पर जो होते हैं ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैसेनरी जो होता है, जेसीएम, है ना, जेसीएम, तो यहाँ पर जो इम्प्लॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहलाते हैं जेसीएम 1। क्या लेवल है इनका? जेसीएम 1 लेवल है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैसेनरी लेवल 1। तो ये क्या है? नेशनल काउंसिल में क्या होते हैं? जेसीएम लेवल 1 होता है, जेसीएम लेवल 1 होता है, ठीक है। ये लेवल क्या है एक्चुअली में, इसका देखते हैं अब ठीक से लेवल क्या है। इनका जो लेवल है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये जो नेशनल काउंसिल है ये कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे है। अब कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब होता है कि इनका जो चेयरमैन होगा, इनका जो चेयरमैन होगा वो भी यही होगा, है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी ही इनका चेयरमैन होगा, ठीक है। तो कमिटी बनेगी, नेशनल काउंसिल कहा जाएगा। उसमें जो हमारे इम्प्लॉई के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जेसीएम 1 कहलाते हैं, जेसीएम 1 कहलाते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है इनका चेयरमैन होता है ना। और ये नेशनल लेवल पे होता है। ये लेवल जो होता है वो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता, ये नेशनल लेवल किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, इन सारे डिपार्टमेंट में इसमें शामिल होते हैं। एमओडी है, फाइनेंस है, एमएचए है, जितने भी अब डिपार्टमेंट ले लिए सारे डिपार्टमेंट इसमें शामिल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सारे डिपार्टमेंट है सारे इस नेशनल काउंसिल में शामिल होते हैं। उन सारे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, सारे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को इस जेसीएम में, एनसी में, है ना, नेशनल काउंसिल में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये किसी एक डिपार्टमेंट का मामला नहीं देखता है। अगर आप सिर्फ समझिए कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये मामला देखेगा तो नहीं देखेगा, ये नेशनल काउंसिल में नहीं देखेगा ये। अगर आप चाहें कि आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोराइजेशन हो या ना हो, है ना, कॉर्पोरेशन बने या ना बने, उनके मामले को ये नेशनल काउंसिल नहीं देखेगा,
क्यों? कि वो किसी एक डिपार्टमेंट के मामले को कभी नहीं देखता है, जब तक कि उसका कंसर्न मिनिमम 2 डिपार्टमेंट से ना हो। जब तक कि उनका संबंध, उन मैटर का संबंध 2 मिनिमम 2 डिपार्टमेंट से होगा, तभी ये नेशनल काउंसिल में बातचीत होगी, वरना बातचीत नहीं होगी। ठीक है? हम लोग देखते हैं इसके कंपोजिशन को, है ना? टायर देख लिया आपने, सपोज कीजिए इसमें ए देते हैं इसको, लेवल देख लिया आपने, है ना? बी इसका चेयरमैन देख लिया, सी देखते हैं आप कंपोजिशन। सी देखते हैं कंपोजिशन को। इसमें जो कंपोजिशन होता है, इसमें स्टाफ साइड के 25 मेंबर्स होते हैं। स्टाफ साइड के 25 मेंबर होते हैं, है ना? और ऑफिशियल साइड, ठीक है? नहीं, मैंने ये नहीं, सॉरी, स्टाफ साइड के जो है 85 मेंबर्स होते हैं, सबसे बड़ी काउंसिल है ये। और ऑफिशियल साइड के 25 मेंबर्स हैं। ये देश का सबसे बड़ा काउंसिल है, जहां पर एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव की संख्या 85 मेंबर्स हैं। सारे डिपार्टमेंट मिलकर होता है, किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। सारे डिपार्टमेंट के स्टाफ साइड मतलब एम्प्लॉय का साइड, और ऑफिशियल साइड मतलब एम्प्लॉयर का साइड। एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट, ये ऑफिशियल साइड कौन हो गया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तरफ से जो अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑफिशियल से आएंगे, कहीं पर ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, है ना? ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये लेवल जो सब जो आएगा वो 25 होंगे। और एम्प्लॉय की तरफ से कौन रहते हैं? फेडरेशन है। एम्प्लॉय की तरफ से क्या होते हैं? फेडरेशन है ना? हमारे 3 फेडरेशन है रिकॉग्नाइज्ड, हमारे पास 3 फेडरेशन है, चौथा हमारा सिडरा है। हमारा चौथा क्या है? सिडरा है। बात करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल तो स्टाफ साइड के यहाँ पर 85 मेंबर होते हैं, और ऑफिशियल साइड के 25 मेंबर्स होते हैं नेशनल काउंसिल में। इसलिए इसे सबसे बड़ी काउंसिल कहा जाता है। ये सबसे बड़ा काउंसिल है ये, है ना? और इसका चेयरमैन कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। इनका चेयरमैन कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। अब देखिए क्या देखता है ये, वर्क स्कोप क्या है इसका? डी देखिए, वर्क स्कोप। वर्क स्कोप मतलब किस मामले को देखता है? इतना तो तय है कि ये अगर एक डिपार्टमेंट की बातों को नहीं सुनता है ना? एक से अधिक डिपार्टमेंट के मुद्दों को देखता है, तो इसका मतलब वैसे मुद्दों को ही ये बातचीत करेगा उस पर, जो कि सब एम्प्लॉई से कंसर्न रखता हो, है ना? जब सब एम्प्लॉई से कंसर्न रखता हो, ठीक है? तो ये देखेगा मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेज अभी मुद्दा था ना, सेवन सीपीसी में 18,000 उन्होंने मिनिमम किया। हम क्या मांग कर रहे थे? 26,000 होना चाहिए मिनिमम बेसिक वेज। तो क्या सर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए नहीं, सारे डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम बेसिक वेज जो होना चाहिए वो 26,000 होना चाहिए। तो ये सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, इसलिए ये कौन सुन रहा था? नेशनल काउंसिल। आप लोग सुनो भी होंगे न्यूज में कि नेशनल काउंसिल में इसकी बात होती है हमेशा मिनिमम वेजेज पर। तो किस पे बात करेगा वो? मिनिमम वेजेज, है ना? मिनिमम वेजेज पे बात करेगा। डीए पर बात करेगा। डीए सबके लिए है, डीए सब सारे डिपार्टमेंट के लिए समान है, तो ये डीए पर बात करेगा, है ना? सर्टेन स्पेशल पे, कुछ अगर स्पेशल पे मिलता है ना, तो बिस्कोस्टेमी और क्या क्या कुछ स्पेशल मिलते हैं जो पर्टिकुलर आदमी को मिलते हैं, जैसे ड्राइवर को मिलता है, और जैसे कुक होता है, इन सबको भी कुछ अलग अलग पे मिलता है ना। तो ये पर्सनल पे, स्पेशल पे आते हैं, अपना पर्सनल पे है ये। तो उन पर बात करेगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट में ही ये लागू होता है ना? तो इन पर बात करेगा, मिनिमम वेज, डे वेज। और भी ऐसे मैटर जो एक से अधिक डिपार्टमेंट के लिए कंसर्न होता है, संबंध रखता है, तो उन पर ये बात करता है कौन? नेशनल काउंसिल, ठीक है? है ना? तो ये क्या हो गया? ये किसी सिंगल डिपार्टमेंट की बातों को नहीं सुनेगा भाई। अगर आपका सिंगल मैटर है, सिंगल डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जैसे हो गया, तो उनकी बातों को ये नहीं सुनेगा। ये सिर्फ दो, एक से अधिक जब डिपार्टमेंट के लिए कॉमन रहेगा तभी सुनाएगा, है ना? अब कुछ इसमें
अब इसकी मीटिंग देख लेते हैं। पीरियोडिसिटी, मीटिंग कब होता है इसका, है ना? इसका मीटिंग कब होता है? काउंसिल तो है, लेकिन जब तक मीटिंग नहीं हुआ तो इसका वैल्यू क्या है? मीटिंग होगा तभी तो इसका सार्थक अर्थ है ना, कि मीटिंग कब हो, है ना? तो इसका जो मीटिंग होता है, ये टायर 1 का, मतलब नेशनल काउंसिल का जो मीटिंग है, वो नॉट लेस देन 1 मीटिंग इन 4 मंथ। मिनिमम 4 मंथ में एक मीटिंग होना चाहिए इसका। नेशनल काउंसिल का मीटिंग मिनिमम 4 महीने में एक मीटिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लूप होल हर जगह हैं, है ना? तो लेकिन हमें थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी ध्यान देना है कि नेशनल काउंसिल में जो है मीटिंग जो होता है उसका नॉट लेस देन 1 मीटिंग इन 4 मंथ, 4 मंथ में मिनिमम एक मीटिंग। आप अधिक भी करा सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक मीटिंग तो होगा ही होगा, है ना? अब देखिए, अगर कोई नेशनल काउंसिल ने किसी मैटर को डिस्पोज कर दिया, किसी मैटर को सुना हो, समझ लीजिए कि मिनिमम बेसिक बेस से ही मेस पर तय हुआ था। जैसे अगर उसने 18,000 को 21,000 कर दिया, और 21,000 बीच में आया था कि 21,000 होने वाला था, 21,000 कर दिया, और दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई इस बात पे सहमत भी हो गए, है ना? तो अगर फिर एम्प्लॉई तो हमेशा चाहता है कि बढ़े, तो फिर हो सकता है वो 26,000 की बात करने लगेगा अब, कि नहीं मुझे 21 नहीं 26,000 चाहिए। तो कब ये कर सकता है फिर से इस बात को नेशनल काउंसिल में, ये कब कर सकता है? तो फिर से इस बात को वो 1 साल बाद ही कर सकता है। 1 साल बाद ही, यानी मतलब कि नेशनल काउंसिल में जिस मैटर को डिस्पोज कर दिया गया है, उस मैटर को फिर से वो 1 साल बाद ही कर सकता है, फिर से नेशनल काउंसिल में। ठीक है? नेशनल काउंसिल में फिर से 1 साल करेगा वो। ठीक है?